द टॉपिक इज़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही म्यूचुअल फंड्स के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है उसकी अनाउंसमेंट की है, जो कि 50,000 करोड़ का होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो म्यूचुअल फंड्स लिक्विडिटी प्रेशर फेस करते हैं वो प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। आरबीआई जो है वो रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट करवाएगी, जो कि 90 डे के टेन्योर का होगा। और किस रेट पे होगा? फिक्स्ड रेपो रेट पे वो ऑपरेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। जिनको रेपो ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि रेपो ऑपरेशंस के अंदर जो सिक्योरिटीज़ मतलब जो एसेट्स होती है बैंक की, वो कोई एक पार्टी किसी और पार्टी को एक प्राइस में बेचेगा, फिर सेकेंड पार्टी को उसी कमोडिटी या फिर दूसरी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए कमिटमेंट देता है एट डिफरेंट प्राइस, और वो भी फ्यूचर डेट पे। तो इस जो मैकेनिज़्म है या फिर इस प्रोसेस को रेपो ऑपरेशंस कहते हैं। ये जो फैसिलिटी है SLF MF की, वो ऑन टैप एंड ओपन एंडेड है। ऑन टैप मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई थ्रू आउट द ईयर अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये सभी के लिए है, ओपन एंडेड है। अब फंड जो इसके अंदर अवेलेबल होंगी वो म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ये तो पता ही है। तो बैंक्स इसको यूज़ कर सकती है कैसे? बैंक्स इसका यूज़ इसके अंदर जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, या तो लोन्स दे के उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकती है उस फंड को, या फिर जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अगेंस्ट कोई अगर आउटराइट परचेज करता है रेपोज का, तो उसके थ्रू भी जो है वो भी फंड्स यहाँ पर अवेलेबल है इस फैसिलिटी के अंदर। अब जो लिक्विडिटी सपोर्ट इसके फैसिलिटी के अंदर अवेलेबल है, वो क्लासिफिकेशन उसकी क्या होगी? हेल्ड टू मेच्योरिटी। हेल्ड टू मेच्योरिटी ऐसी सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं जो मेच्योरिटी पीरियड तक उसको ओन करके रखता है कोई भी पार्टी, तो उसे हेल्ड टू मेच्योरिटी बोलते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो दी जाएगी अंडर SLF MF। SLF क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब हम समझेंगे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में। अब आरबीआई ने क्या किया है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने एसेट जो है सिंगल पार्टी को दे देते हैं, और उनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी रिस्की हो जाता है अगर वो पेमेंट वापस नहीं आई। तो ये लिमिट को फिक्स करने के लिए आरबीआई ने कोई जो प्रोविजंस है वो बनाए हैं। अब ये लार्ज एक्सपोजर है उसे कहते किसे हैं एक्चुअली? जो कैपिटल बेस होता है किसी भी बैंक का, उसका अगर 10% या 10% से ऊपर किसी एक सिंगल नहीं किसी भी काउंटर पार्टी को दिया गया है, तो वो उसका टोटल मतलब लार्ज एक्सपोजर कहला जाता है। मतलब मान लीजिए अगर 10,000 करोड़ की कैपिटल बेस है, तो उसका 10% क्या होगा? 1,000 करोड़ रुपए होंगे। तो इससे इस लेवल पे या इससे ऊपर की लेवल पे अगर जो लोन या फिर वैल्यू दी हुई है किसी को, तो वो जो टोटल अमाउंट होगा उसको बोलेंगे लार्ज एक्सपोजर LE। और बैंक जो है ये एक्सपोजर की जो लिमिट आरबीआई ने बनाई है बैंक के लिए, वो क्या है कि इंडिविजुअल को 15% तक ही जो एक्सपोजर है वो मिल सकता है, या जो ग्रुप है उसको ये लिमिट है 40% तक की। अब यहाँ पर ऑन टैप फैसिलिटी के बारे में मैंने जैसे बताया, तो मैं उसको एक बार रीड कर देती हूँ। आरबीआई विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड ग्रांट लाइसेंस फॉर बैंक्स थ्रू आउट द ईयर। अब हेल्ड टू मेच्योरिटी, सिक्योरिटीज दैट कंपनीज परचेज एंड इंटेंड टू होल्ड अंटिल दे मेच्योर, तो दैट इज नोन एज हेल्ड टू मेच्योरिटी। नेक्स्ट इज कोविड कवच एंड कोरोना रक्षक। कोरोना कवच एंड कोरोना कवच, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं क्या है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि कोविड-19 के वक्त पे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अनाउंस की है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI है, वो इसे जो है मैनेज कर रहा है इस फंड को, इस हेल्थ इंश्योरेंस को। ये एक शॉर्ट टर्म हेल्थ प्लान इंश्योरेंस है जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस से जो होते हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं,
वो कवर होंगे। रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 अगर किसी को कोरोना हो गया या फिर कोरोना के लिए चेकअप के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो वो जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर कवर होंगे। कोरोना कवच में और कोरोना रक्षक, इन दोनों पॉलिसी में क्या अंतर है? कोरोना कवच इज सिंपली द हॉस्पिटल बिल गेट्स रिएम्बर्स्ड, मतलब आपको हॉस्पिटल बिल जितने का बनता है वो बिल दिखा के आपके जितने पैसे बने वो रीइम्बर्स हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और कोरोना रक्षक जो है वो उसमें जितना भी आपकी इंश्योरेंस है टोटल, अगर आपने 10,000 की इंश्योरेंस ली है तो ये जो इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड है वो पूरी की पूरी पॉलिसी होल्डर को मिलती है। मतलब इट्स 100%। कोरोना रक्षक इज वाइडर देन कोरोना कवच। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिप्स अग्रीमेंट। इंडिया ने G20 मेंबर्स को ये बोला है कि जो हमें ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ अवेलेबल है तो उन फ्लेक्सिबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं उसको अफोर्डेबल प्राइजेज़ में जो है वो हमें ख़रीदना चाहिए या मिलना चाहिए, ऐसा कुछ इंक्लूड किया जाए ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, जिसको हम कॉमन वे में बोलते हैं। ट्रिप्स एक लीगल अग्रीमेंट है जिसके अंदर जो मेंबर नेशंस है WTO के वो इससे में अग्री करते हैं या इसके प्रोविजंस फॉलो करते हैं। ट्रिप्स के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ मेंशन्ड है ट्रिप्स में। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट होती है बुक्स की, पेटेंट्स होता है, किसी भी चीज़ की पेटेंट आपने सुनी होगी कि किसी ने उस प्रोडक्ट की जो इनोवेट किया उसको पेटेंट करवा लिया। जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो जनरली हम न्यूज़ में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं। GI टैग्स जिसको जानते हैं। ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन सबकी जो कैटेगराइजेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही आते हैं ये सब। सो ये IP राइट्स हैं। ट्रिप्स के अंदर कौन सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ करने के लिए कहा है G20 कंट्रीज़ को? अब इसके अंदर जो 4 फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं वो किस किस कैटेगरी में दी हुई हैं? सबसे पहले है ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस की इम्प्लीमेंटेशन के जो मेथड है उसको फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ IPR, उनके जो लेवल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एनफोर्समेंट है, किसी भी लॉ की अगर एनफोर्समेंट करते हैं तो किस तरह से एनफोर्स किए जाएंगे, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। या फिर बहुत सारे एरिया जो ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर नहीं कवर्ड होते हैं उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड एक बात है कि बहुत सारे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ ने IP को WTO सिस्टम में इंक्लूड करने से काफ़ी रेजिस्ट किया था, बिकॉज उनका ये डर था कि उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट गुड्स है जैसे एसेंशियल मेडिसिन या फिर अदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनकी पहुंच उनके तक कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो IP फैक्टर है या IP की जो प्रोविजंस है उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते थे। तब जाके ट्रिप्स अग्रीमेंट में ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं वो कंट्रीज़ को मिली हुई हैं। अब यहाँ पर एक इमेज है जहाँ पर ये इमेज बोलती है कि फ्रीडम अंडर ट्रिप्स फैसिलिटेट्स प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया। जो 2 लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स हैं 2003 की, वो जैसे नोवार्टिस वर्सेस इंडिया और बेयर्स वर्सेस नाटको, इन दोनों ही जो केसेस की हियरिंग हुई थी 2013 में, तो वो जो है ये ट्रिप्स फैसिलिटीज़ के अंदर जो हमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती है, फ्रीडम मिलती है, उन दोनों से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, इसीलिए मैंने ये पिक डाला है। अगर आपको याद होगा तो यू कैन रिकॉल इट। P नोट्स कंटिन्यू टू सोर। हम P नोट्स के बारे में जानते हैं। P नोट्स जो है वो डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट जो इंडिया की है उसमें उसने करीब
63,000 करोड़ जो है वो जुलाई एंड तक उसने जनरेट किए, रेज़ किए। तो मतलब 63,288 करोड़ जो रुपीज़ है वो जुलाई तक पी नोट्स के थ्रू इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में आए। तो यहाँ पर पी नोट्स के बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी बनता है। ये एक ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडियन शेयर के लिए जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो इंडियन शेयर्स होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी को इंडियन शेयर्स में अपने पैसे लगाने हैं तो इंडिया के बाहर का कोई पर्सन ये पी नोट्स के थ्रू पैसे लगा सकता है, इसीलिए इसे ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। पी नोट्स एक रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा इशू की जाती है, मतलब रजिस्टर्ड एफपीआईज के द्वारा इशू की जाती है। किनको? ओवरसीज़ इन्वेस्टर को, जैसे मैंने बोला जो हमारी कंट्री से बाहर रहते हैं फॉरेनर्स, उनको ये पी नोट जो है वो इशू किया जाता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई जो लंबी चौड़ी प्रोसेस है उससे होकर गुजरना पड़े। तो एफपीआईज आर लाइक मेडिटर्स, बीच के ये एक कड़ी होती है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है वो लिंक्ड होता है। तो ये जो एफपीआईज है इट लिंक्स फॉरेन इन्वेस्टर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं आके करता है, बल्कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पैसा लगाते हैं। जो एफपीआईज होते हैं वो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो इंडियन सिक्योरिटीज़ में होता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनके थ्रू जो ये नॉन रेसिडेंट लोग होते हैं वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टिंग एंटिटी है उसको सेबी के पास कोई भी रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं एफआईआई, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है सेबी के पास वो कंपलसरी है। सो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको एफपीआई और एफआईआई के बारे में पता चलती है कि सेबी के पास ये रजिस्टर्ड नहीं होता है, एफआईआई जो है वो सेबी रजिस्टर मैंडेटरी है उसके पास। नेक्स्ट टॉपिक इज तुरंत कस्टम्स। तुरंत मतलब फ़ौरन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने एक सिक्योर क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल जो है वो जनरेट किए कि हम अब ऐसा जो है एक्सपोर्टर्स को इशू करेंगे। क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल, जो कि शिपिंग बिल पहले एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में होती थी, अब वो जो है क्यूआर कोडेड मिलेगी। ये जो क्यूआर कोडेड शिपिंग बिल है वो एक्सपोर्टर्स को कस्टम ऑफिस जाने में उनको ज़रूरत नहीं, मतलब अब एक्सपोर्टर्स जो है उनको कस्टम ऑफिसर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और क्यूआर कोड शिपिंग बिल जो है उनको तुरंत मिल जाएगा। तुरंत कस्टम प्रोग्राम ये बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च हुआ था एंड इंडिया में जो है वो पूरी तरह से लॉन्च करने का प्लान है बाय 31 दिसंबर 2020, मतलब दिसंबर 2020 तक ये लॉन्च पूरी इंडिया में हो जाएगा। इसके अंदर जो बिल है वो डेफिनेटली वो डिजिटली ही जनरेट होती होगी और उनको मिल भी जाता होगा। तो देयरफॉर इट इज़ अ फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस। जो कस्टम्स ऑफिसर्स हैं वो रिमोटली अगर लोकेटेड भी हो, मतलब उन्हें पोर्ट में अब बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं दूर भी बैठे हों, तो फेसलेस असेसमेंट हो सकता है इंपोर्टर्स का और फिर उन्हें जो है जो बिल है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यहाँ एक इमेज है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ₹1000 पर मंथ। जानते हैं इसका क्या मतलब है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे विचार विमर्श कर रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? ये गारंटीड बेसिक इनकम है। सबसे पहले ये गारंटीड मिलती है क्योंकि प्रॉमिस होता है एक तरह से गवर्नमेंट का कि हाँ ठीक है हम लाइक 1000 रुपीज़ आपको पर मंथ आपको देंगे ही, आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, तो ये गारंटी हो गई। दूसरी बात है बेसिक इनकम। बेसिक मतलब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो मिनिमम अमाउंट है यूनिवर्सल बेसिक का एज अ इनकम वो कितनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 40,000 आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। इसका मेन रीज़न क्या होता है यूबीआई को
आगे बढ़ाने के लिए जो मेन रीज़न ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट देख रही है वो ये है कि इससे जो पॉवर्टी होती है वो रिड्यूस भी हो सकती है, और जो इक्वालिटी है सिटीजन्स के अमंग, लाइक इनकम इनक्वालिटी जो अभी बहुत ज़्यादा है वो रिड्यूस हो सकती है। ये एक पीरियोडिक कैश पेमेंट होगा, मतलब अभी तो पता नहीं है, लेकिन ये पर मंथ दिया जाएगा या फिर क्वार्टरली दिया जाएगा, ये अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये पीरियोडिक कैश पेमेंट है, मतलब हर 3 महीने के बाद या हर महीने के बाद जो है वो पेमेंट होती रहेगी। और अनकंडीशनली, कहने का मतलब इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होगा, जैसे कि आपको कोई काम है या नहीं है, आपको पूछा नहीं जाएगा आपके पास इनकम कितनी है आपकी, इस रेंज में ही होनी चाहिए। अभी जितने भी स्कीम है उसके लिए जो इनकम है वो फिक्स्ड है कि आपकी इनकम यहाँ से लेके यहाँ तक हो तब आपको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। या फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है उसकी अभी, तो ये सब कोई भी कंडीशन नहीं होंगे और इंडिविजुअल बेसिस पे ये पैसा मिलेगा। जैसे अभी जो राशन है वो पर पर्सन तो मिलता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग ये काउंट करते हैं कि फैमिली की कितनी बड़ी है और फैमिली में कितने लोग हैं, तो फैमिली वाइज जो है वो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली मिलेगा और सभी को मिलेगा। ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है सिटीजन्स के लिए। सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशली पैसा जो है वो इंसान को सिक्योर करता है, क्योंकि किसी भी अनसर्टेन पीरियड में अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ी लाइफ इजी हो जाती है, तो इसीलिए एक तरह का सोशल सिक्योरिटी है इंडियन सिटीजन्स के लिए। मनी जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या हो जाएंगे। यूबीआई को किसने रिकमेंड किया था? यूबीआई को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने रिकमेंड किया था, लेकिन किस जगह पे रिकमेंड किया था? उन्होंने जब इकोनॉमिक सर्वे आया 2016-17 का, तब हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर देखा था। तो ये उस समय जो है अरविंद सुब्रमण्यम की ये अगर देखा जाए तो उनका ये सोचा हुआ एक आइडिया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना चाहिए। यूबीआई के 5 फीचर्स हम देखते हैं कि पीरियोडिक रेगुलर इंटरवल्स में मिलेगा, एक टाइम में मतलब पूरा का पूरा सम नहीं मिल जाएगा कि हाँ भाई 50,000 आपको हम दे देते हैं, वन टाइम ग्रांट नहीं है। कैश में पेमेंट होगा, ना ही कि फूड वाउचर्स या फिर सर्विस कूपन्स ऐसा कुछ दिया जाएगा जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंडिविजुअल्स को पेमेंट है, ना ही को फैमिली को, कपल्स को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे दिया जाएगा। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब हर एक इंसान को ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी वो उसके लिए एलिजिबल होगा। अनकंडीशनलिटी जैसे मैं आप समझा चुकी हूँ कि कोई भी कंडीशन इससे अटैच नहीं है कि ये होगा तभी आपको जो इनकम है वो ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट इज़ कंटिजेंसी फंड। आरबीआई ने अपने पास कंटिजेंसी फंड में 73,615 करोड़ जो है खुद के कंटिजेंसी फंड में रख लिया है। तो कंटिजेंसी फंड जो है इससे पता चलता है कि आरबीआई मेंटेन करती है। मैं आपको ये बताती हूँ कि गवर्नमेंट की जो मनी है, गवर्नमेंट के जो जितना भी पैसा होता है सरकार के पास, वो 3 फंड्स में रखे जाते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। सबसे पहले है कंटिजेंसी फंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन्ड है। सेकंड आता है कंसोलिडेटेड फंड, जो कि अंडर आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। और थर्ड है पब्लिक अकाउंट, ये भी 266। एक्चुअली कंटिजेंसी फंड है वो 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। और कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करना हो तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी होती है, मतलब मैंडेटरी होती है, कंपलसरी। तो ये था 3 फंड्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं कंटिजेंसी फंड के बारे में, जहाँ पर आरबीआई ने 33,615 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए हैं, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट को सरप्लस मिलेगी वो काफ़ी कम मिलेगी और उसमें बहुत बड़ा एक है वो फॉल आ जाएगा। अब ये कंटिजेंसी फंड क्यों मैनेज किया जाता है, रखा क्यों जाता है ये फंड इसलिए है क्योंकि अनफोर्सीन या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई कंटिजेंसी, कोई रिस्क आ गया तो वहाँ पर ये पैसे उसके यूज़ हों। जैसे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ में डिप्रिशिएशन आ गया, सिक्योरिटीज़ की वैल्यू गिर गई,
या फिर मॉनेटरी या फिर एक्सचेंज रेट पॉलिसी के अंदर जो है कुछ रिस्क आ जाते हैं, या फिर आरबीआई की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो उन सब के लिए पैसों की अचानक से ज़रूरत होती है और फिर यहाँ पर ये कंटिजेंसी फंड के पैसे यूज़ होते हैं। ये गवर्नमेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट इसको अंडर आर्टिकल 267 कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इसके जो पैसे हैं कंटिजेंसी फंड के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। ये जो फंड है वो जो प्रेसिडेंट उस पर जब साइन करेंगे तभी उससे पैसे विड्रॉ हो सकेंगे, और लेटर जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और पार्लियामेंट की अप्रूवल काफ़ी मैंडेटरी है। हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिन टैक्स। सिन मतलब क्या होता है? कोई भी इमोरल एक्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि टू व्हीलर जो है कोई लग्जरी गुड्स भी नहीं है या फिर कोई सिन गुड्स भी नहीं है। सो जीएसटी रेट के रिवीजन में इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सिन टैक्स क्या होता है? सिन मतलब होता है इमोरल एक्ट, कोई भी इमोरल एक्ट। तो इमोरल एक्ट है वो हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के ऊपर ये लिया जाता है किस टाइम? जब परचेज कर रहे हो तो। मतलब कोई भी इंसान अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, इन सबको अगर परचेज़ करता है तो उस परचेज़ के टाइम पे उसे ये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले कि जो अनडिज़ायरेबल गुड्स हैं, ना ही सोसाइटी के लिए अच्छे हैं ना ही हेल्थ के लिए, उनको एक्सपेंसिव कर दिया जाए ताकि कोई भी कंज्यूमर है उस हैबिट को छोड़ दे। सेकंड है कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स मिल जाते हैं और उससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीलिंग जो है उसको इंक्रीज़ कर दी है बाई 60% टू ₹1.20 लाख करोड़, फ्रॉम 75,000 करोड़ लास्ट ईयर जो था वो 75,000 करोड़ था सीलिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, जिसको 60% बढ़ा के 1.20 लाख करोड़ कर दिया है। किस लिए? ताकि जो मिसमैच हुआ है कैश फ्लो में 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर होगा तो उसमें ये यूज़ हो सके। आरबीआई ने एक एडवाइजरी कमेटी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके चेयरमैन है सुधीर श्रीवास्तव जी, ताकि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की, उसको रिव्यू की जा सके, और साथ ही साथ जो है ऐसे तरीके भी वो सुझाए ये कमेटी और साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी किया है कि जो वेज एंड मीन्स की लिमिट है वो 30% तक इंक्रीज़ कर देने की भी जो डिसीजन है उसको देखने की बात की है इस कमेटी से। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई ने एक टेम्पररी लोन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। इसी टेम्पररी लोन फैसिलिटी को हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं। ये 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ओल्ड सिस्टम जो इससे पहले था वो कहलाता था एड हॉक टेम्पररी ट्रेजरी बिल्स। मतलब एड हॉक ट्रेजरी बिल्स का जो पहले कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस करके वेज एंड मीन्स एडवांसेस इंट्रोड्यूस हुआ 1997 में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट की अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के बीच में कोई मिसमैच होता है तो वहाँ पर ये पैसे यूज़ होते हैं। काम कैसे करता है? जो आरबीआई से गवर्नमेंट जो है ये इमीडिएट कैश डिमांड कर सकती है अगर उसे ज़रूरत है तो, लेकिन जो इस अमाउंट अगर आरबीआई से जो अमाउंट वो लेती है गवर्नमेंट, उसको 90 डेज़ के अंदर उसे वापस करना होता है। अगर 90 डेज़ के ऊपर हो गया तो उसे ओवरड्राफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो रेपो रेट जो करेंटली होता होगा उस समय, उससे 2% ज़्यादा रेट पे उन पैसों को ट्रीट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट अगर 90 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटाती है और उसके ऊपर टाइम हो जाता है तो एडिशनल 2% चार्जेस इंटरेस्ट रेट पे लगते हैं। जो लिमिट्स हैं कि वेज एंड मीन्स के लिमिट्स को कितना रहेगा एक्चुअली, तो वो जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट और आरबीआई साथ में लेती है, ना कि गवर्नमेंट अकेले ले सकती है, ना कि आरबीआई अकेले ले सकती है।
और पीरियोडिकली रिवाइज भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक रहता है कि हाँ इतना % है तो अब ये इतना ही रहेगा। वेन्स एंड मीन्स एडवांसेस के टाइप्स क्या है? नॉर्मल एंड स्पेशल। नॉर्मल के टाइम में तो आपको पता ही है कि जो रेपो रेट होता है एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज होती है। और जो स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस होती है, जिसको हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बुलाते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट पे मिलती है। और ये जो स्टेट है, अगर वो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की लिमिट जो है वो ख़त्म कर देता है, तो फिर उसके बाद जो पैसे हैं वो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर उसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस। प्राइम मिनिस्टर ने 5 स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस की है और साथ ही साथ बोला है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब सेल्फ रिलायंट बनाना है। आत्मनिर्भर के बारे में हम जानते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन भी इसे हम बोल सकते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना है, जो कि हम अभी काफ़ी डिपेंडेंट है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे, उनके टेक्नोलॉजी पे, मतलब हर एक फील्ड में हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। इस स्पेशल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है, जो कि इंडिया की GDP के 10% के बराबर है, वो जो है वो इकोनॉमी में डाले जाएंगे। ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है 20 लाख करोड़, वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस के सेक्टर में फोकस होगा उसका। मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से था उसको सभी जानते होंगे कि उन्होंने बोला है कि हमें वोकल होना पड़ेगा लोकल प्रोडक्ट्स के तरफ और उन्हें ग्लोबल लेवल पे लेके जाना होगा। सेक्टर्स में बोल्ड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, मतलब सेक्टर्स मतलब हर एक सेक्टर्स में, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम हो या कुछ भी हो। आत्मनिर्भर भारत के उन्होंने 5 जो पिलर्स सुझाए हैं वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये देखिए 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। बोल्ड रिफॉर्म्स के अंदर पीएम ने क्या कहा है कि जो सप्लाई चेन है एग्रीकल्चर की, उसमें रिफॉर्म लानी होगी। टैक्स सिस्टम को रैशनल बनाना पड़ेगा, लॉज को सिंपल और क्लियर बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और उनका फेथ बढ़े लॉ के ऊपर। ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाना पड़ेगा। आपको अभी हाल में ही मैंने बताया था कि एक रिसर्च हुई है, वो स्टडी सर्वे के अनुसार जो इंडिया के बैचलर्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उसमें 46% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत बड़ा गैप है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाना होगा और हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो किन्हें कैटर करेगा, स्पेशली फोकस किस जो सेगमेंट है पॉपुलेशन की, वो कौन होंगे? लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो इसी पैकेज के तहत जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक स्टिमुलस 1, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अनाउंस किया। ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस 1 था वो लोन गारंटी प्रोवाइड करेगा किसे और किसे फोकस करेगा? सैलरीड वर्कर्स को, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंड नॉन बैंक लेंडर्स कौन होते हैं? जो ऑफिशियल जो लेंडिंग सिस्टम होती है बैंकिंग की उससे बाहर होते हैं। और स्मॉल बिजनेसेस को कैटर करने के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस 1 जो है की अनाउंसमेंट क्या थी? 3 लाख रुपीज़ का जो कोलैटरल फ्री लोन है वो MSME को दिया जाएगा। जिन MSME का टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे का है उनको ये मिलेगा, या आउटस्टैंडिंग लोन है 25 करोड़ का तो उन्हें मिलेगा ये कोलैटरल फ्री लोन, वो एलिजिबल होंगे इनके लिए। लोन की जो टेन्योर होगी वो 4 साल की होगी और उसको 12 मंथ के पीरियड में जो है वो पे बैक करना होगा।
20,000 करोड़ का एक डेट प्रोविज़न जो है वो MSME जो स्ट्रेस्ड है, मतलब जिनके ऊपर बहुत सारा लोन है, जो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, उनके लिए एक जो प्रोविज़न है ये प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। एक फंड ऑफ फंड, मतलब फंड्स की एक मेन फंड बनेगी 10,000 करोड़ रुपए की, जो कि इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए काम करेगा, मतलब स्ट्रेस्ड MSME के कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। MSME के डेफिनेशन को रिवाइज़ किया गया है। इसके अंदर जो MSME है वो एक्सपैंड कर सकेंगे विदाउट लूजिंग बेनिफिट्स, मतलब इसीलिए MSME के डेफिनेशन को रिवाइज़ किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के जो MSMEs हैं उनके बीच में अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी जो कि पहले रहती थी। न्यू डेफिनेशन के अराउंड या फिर अंदर माइक्रो यूनिट्स जो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का या फिर टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए का होता है, तो उनको माइक्रो यूनिट्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। स्मॉल यूनिट्स कौन होंगी? स्मॉल यूनिट्स जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ का होगा वो माइक्रो में आ जाएंगी। और मीडियम में कौन आएगा? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का रहेगा वो मीडियम यूनिट्स के अंदर आएंगी। ई मार्केट लिंकेजेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी किनको? जो नॉन पार्टिसिपेशन जो मेंबर्स हैं ट्रेड फेयर्स में, उनके लिए जो ई मार्केट लिंकेजेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कराई जाएगी ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। नॉन बैंक लेंडर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे NBFCs, HFCs मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड MFIs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इनके जो डेट पेपर हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। दीज NBFCs आर ऑल्सो फंडिंग MSMEs, मतलब ये NBFCs वो भी होंगे जो MSMEs को है वो फंड भी करेंगे। दीज विल बी फुल्ली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्शियल क्रेडिट स्कीम 2.0 जो NBFCs के लिए है उसके लिए 45,000 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा। जो फर्स्ट 20% लॉस होगी उसको गवर्नमेंट जो है वो उठाएगी। डिस्कॉम्स के लिए क्या होगी? एक वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन, वो लोग 90,000 करोड़ रुपए की जो रिलीफ है वो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को देगी ताकि वो अपना पैसा जो है वो लौटा सके। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैसे मैंने बताया ये डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपए मिलेंगे ताकि वो पावर प्रोड्यूसर जो है उनके जो पैसे बचे हुए हैं वो वापस कर सकें। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है? एम्प्लॉयज़ एंड प्रोविडेंट फंड को 2500 करोड़ की जो रिलीफ है, लिक्विडिटी रिलीफ, वो मिलेगी। और जो स्टैट्यूटरी EPF कंट्रीब्यूशन है सभी ऑर्गेनाइजेशन और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए वो रिड्यूस कर दी गई है 12% से 10% तक। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीब्यूशन है EPF वो इसमें नहीं आती है। इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 30, 2020 तक। और हाईवेज़, रेलवेज़ या कोई डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसके लिए भी जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करके 6 महीने की एक्सटेंशन उन सबको मिल गई है। जो रजिस्टर्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट है उनको भी 6 मंथ की एक्सटेंशन मिली है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। कोविड-19 टू बी ट्रीटेड एज फोर्स मेजॉर। फोर्स मेजॉर मैंने आपको पहले वाले स्लाइड्स में समझाया था। फोर्स मेजॉर इज़ अ एक्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग। कोई भी एक्ट मतलब वो एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जैसे कोई कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, या जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, उन सारे एक्ट्स को फोर्स मेजॉर बोलते हैं। तो ये जो कोविड-19 के वजह से एक पीरियड आया है उसको फोर्स मेजॉर कैटेगराइज किया गया है। और उसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं खासतौर पर रियल स्टेट में। जो TDS है और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS जो है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से उसमें 25% का रिडक्शन कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। और विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो दिसंबर 31, 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
बात करते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 2 की। मतलब पैकेज के अंदर ये सेकेंड टाइम जब निर्मला सीतारमन जी आई और उन्होंने अनाउंस किया, तो ये पैकेज उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स, स्मॉल फार्मर्स और पुअर के लिए अनाउंस किया। माइग्रेंट्स के लिए फ्री फूड की प्रोविज़न या व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंदर वीट या राइस पर पर्सन 5 kg और जो चना है वो 1 kg पर फैमिली पर मंथ दिया जाएगा मई एंड जून के लिए। ये टाइम पे जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर गए तो उन्हें रिलीफ देने के लिए ये ऑप्शन लाया गया। वन नेशन वन कार्ड, ये वन नेशन वन कार्ड है जो 83% जो PDS बेनिफिशरीज़ है इसके अंदर कवर हो जाएंगे बाय अगस्त 2020 तक, और गवर्नमेंट बोलती है कि मार्च 2021 अगले साल तक 100% जो बेनिफिशरीज़ है इनके अंदर आ जाएंगे। और इसके वजह से जो अभी क्या हुआ कि माइग्रेंट वर्कर जब अपने स्टेट जाने लगे तो वो राशन नहीं खरीद पाए, बहुत परेशानी हुई बीच में उन लोगों को। तो अगर उनके पास ये वन नेशन वन राशन कार्ड होता तो किसी भी PDS में जाके राशन दुकान में जाके अपना जो राशन है वो ले सकते थे। तो उस चीज़ के लिए फॉर नेक्स्ट अनफोर्सीन अनसर्टेनिटीज़ के लिए ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर लिया जाएगा टारगेट्स को। मुद्रा शिशु लोन, मुद्रा शिशु लोन जो कि 50,000 तक के लोन के कैटेगरी को बोलते हैं, उस लोन को अगर लिया है किसी ने तो उनको अगले 12 महीने के लिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट पे करेगी इतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट। मैंने यहाँ एक इमेज डाली है जिसमें सारी जो पॉइंट्स है वो एक जगह कंसोलिडेट करके रखी गई हैं। यहाँ देखिए, जैसे अभी मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन मुद्रा शिशु लोन जो कि 50,000 का होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए निकाले हैं अपनी तरफ से। स्ट्रीट वेंडर्स को जो कैपिटल लोन है नई दुकान या कुछ भी शुरू करने के लिए या फिर नए काम शुरू करने 10,000 रुपये उनको वर्किंग कैपिटल मिलेगा। यहाँ पर फ्री फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, वो उसके लिए 3500 करोड़ गवर्नमेंट निकाल रही है। तो ऐसे ही सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप एक बार ब्रीफली। मैंने आपको बताया रेंटल अकोमोडेशन के बारे में, जहाँ पर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करने के लिए इंसेंटिव्स दी जाएंगी। और ये जो हाउसिंग है या फिर उनके लिए तो मिलेगी, साथ में जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसेज है उनको अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी जो बदलना है उसके लिए भी इंसेंटिव मिलेगी। ये कन्वर्शन होगी PPP मोड में। स्ट्रीट वेंडर, उनको 10,000 का वर्किंग कैपिटल मिलेगा। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, इनकम ग्रुप जिनका 6 से 18 लाख रुपए तक के लिए है, ये स्कीम जो है मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है और ये 2017 से ऑपरेशनलाइज है। मार्च 2020 में ही ख़त्म हो जाना था, बट एक साल इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ट्राइबल्स के लिए क्या है कि कैंपा कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड में पैसे जाते हैं, जो उसके फंड को जो ट्राइबल पीपल के लिए जॉब इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर अदर फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनमें जॉब देने के लिए इन पैसों का यूज़ किया जाएगा। कैंपा क्या होता है? कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड। कैंपा इज़ अ नेशनल लेवल कॉर्पस फंड वेयर द कॉम्पनसेशन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर एजेंसीज जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज when forest land is diverted from non forest purpose is deposited। सिंपल सी बात है कि कोई भी एक फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्जन हो रहा है या कोई इंडस्ट्री उसका उस लैंड को लेके उसका यूज़ कर रही है, तो वहाँ पर उनके लिए कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है और वो जो अमाउंट है इस कैंपा फंड में डिपॉजिट होते हैं। अब इसका जो फंड का यूज़ होता है वो अफॉरेस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है या फिर फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जहाँ फॉरेस्ट थी वहाँ पर वो ख़त्म हो गई है फिर उनको रीजनरेट करना है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए कैंपा के फंड को यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इस पैकेज में गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्राइबल्स को जॉब देने के लिए इस फंड का यूज़ होगा। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या प्रोविज़न है? नाबार्ड ने 30,000 करोड़ की एडिशनल कैपिटल इमरजेंसी फंड जो है वो रिलीज़ करेगा फॉर क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट्स,
ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। इनके थ्रू जो क्रॉप लोन लेते हैं उसके लिए ये 30,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंड है वो रिलीज़ होगी। जो इमरजेंसी फंड इज़ ओवर एंड अबव 90,000 करोड़ दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड। तो ये जो अमाउंट है वो नाबार्ड प्रोवाइड करेगी इन नॉर्मल कोर्स, मतलब इमरजेंसी पीरियड में नहीं, नॉर्मल कोर्स के दौरान। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख रुपए का कंसेशनल क्रेडिट जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बढ़ावे के लिए दिया जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस 3 नंबर 3। तीसरे दिन भी एक जो है वो अनाउंसमेंट हुई फाइनेंशियल पैकेज की। एक्चुअली इकोनॉमिक स्टिमुलस 3 तक नहीं है, 5 दिनों तक अलग अलग सेक्टर्स और सेगमेंट्स के लिए अनाउंसमेंट हुई। हम थर्ड अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया जाएगा वो किस सेगमेंट को यहाँ पर फोकस करता था? फूड प्रोसेसिंग, फार्मर्स, इन सब के लिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इम्प्रूव या स्ट्रेंथेन करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जो पैसे हैं या फिर मनी या फाइनेंशियल हेल्प वो दी जाएगी, ताकि जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कोल्ड चेन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम, गोडाउन, जहाँ पर आप हार्वेस्ट करके जो गुड्स हैं वो रख सकते हैं, प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और फिर उन्हें फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कलेक्टिव जो है सिस्टम या फिर एक नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथेन करने के लिए इस फंड के पैसे यूज़ किए जाएंगे। और इस फंड में फिर 1 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट या ट्रांसफ़र किए गए हैं। माइक्रो फूड स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए यूज़ होंगे, और जो फोकस होगा वो ST SC ओन्ड यूनिट्स या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ग्रुप में अगर कोई फूड स्कीम चल रही है या फिर कोई बिजनेस स्कीम चल रहा है तो उनको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बिहार कैन हैव मखाना क्लस्टर, कश्मीर कैन हैव केशर क्लस्टर। तो केशर का एक प्रोसेसिंग या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको उगाना, मतलब A to Z जो प्रोसेस होता है उसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर्स बन सकते हैं, और उन क्लस्टर्स के ऑपरेशन के लिए जो लोन है वो दिया जाता है। तो उस लोन के लिए फिर 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी डाला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब मछलियों के लिए, फिशरीज़ के लिए पैसे जो है वो डालेगी। सबसे पहले ये स्कीम जो है वो लॉन्च करेगी। काफ़ी सालों से ये मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात हो रही है कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए कोई नई स्कीम चाहिए, तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करेगी। और इस स्कीम का फोकस कहाँ होगा? आइलैंड, हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये 4 जो मेजर एरियाज़ हैं यहाँ पर इस स्कीम योजना का फोकस रहेगा। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट 1 लाइनर्स आपको दिख सकते हैं कि किस किस सेक्टर्स के लिए कितने पैसे जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़, 500 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर बी कीपिंग, मतलब जो भी फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड सेक्टर है या फिर कोई भी बिजनेस है, और फार्मर्स के लिए, तो उन सब के लिए, फार्मर्स के लिए तो पहले वाले स्टिमुलस पैकेज में हो गया था, बट इसमें बेसिकली फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको फोकस किया गया है। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च होगा जो फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए होगा, और इसको 13,343 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। फॉर किस चीज़ के लिए? इस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग जो ये हैं उनकी 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपए से शुरू होगा ताकि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प किया जा सके। कैटल फीड, मतलब जो चारा खिलाया जाता है उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगी। हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर 800 हेक्टेयर एरिया को मेडिसिनल प्लांट के कैटेगरी के अंदर लाएगा, और एक कॉरिडोर डेवलप होगा फॉर मेडिसिनल प्लांट्स अलोंग दी बैंक्स ऑफ गंगा। 500 करोड़ जो है वो बी कीपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलोकेट किए गए हैं।
500 करोड़ ऑपरेशन ग्रीन के लिए। ऑपरेशन ग्रीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का है, जिसके अंदर जो पोटैटोज़, टोमेटोज़ और अनियंस, ये जो 3 चीज़ें हैं अभी वही सिर्फ कवर्ड है, जो कि वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स के लिए अप्लाई होगा। पहले क्या था, सिर्फ टोमेटोज़ था या पोटैटोज़ था, दोनों में से कोई एक चीज़ थी। देन इसको एक्सटेंड करके अनियन या फिर टोमेटो को इंक्लूड किया गया। उसके बाद फिर अब जो बोल रहे हैं कि सारे वेजिटेबल्स को ऑपरेशन ग्रीन के अंदर लाएंगे। इसके साथ में क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज होगा इन सारे वेजिटेबल्स का, उसके अंदर जो 50% अमाउंट होगा वो सब्सिडाइज की जाएगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया जाएगा ताकि जो फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल सके अपने प्रोडक्ट्स का। एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस, पोटैटो, इन सब के प्राइसेस को डीरेगुलेट करेंगे। और फेमाइन या फिर जो प्राइसेस अचानक से बढ़ जाती हैं उन सब के लिए एक लिमिट जो है वो इम्पोज होगी कि भाई कितने जो लिमिट है वो स्टॉक में रखना है इमरजेंसी नीड के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के अंदर एक सेंट्रल लॉ होगी जो क्या प्रोवाइड करेगी, किस लिए बनेगी, ताकि जो प्रोड्यूस को अट्रैक्टिव प्राइस में बेचने की एडिक्वेट चॉइसेस मिले, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस मिले। इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उसको बैरियर फ्री, मतलब उसमें कोई ऑब्स्टिकल ना आए, उसके लिए लॉ जो है वो प्रोविजंस बनाएगी। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो ई ट्रेडिंग होता है डिजिटली, उसकी जो फ्रेमवर्क है उसको बनाई जाएगी।